ये कहानी बहुत पुरानी है, जो कि हरियापुर नाम के एक गांव की है। गौरी और समायरा दोनों बहुत ही अच्छी सहेलियां थी और वो बचपन से ही साथ में रहती थी। लेकिन गौरी एक गरीब परिवार से थी, जबकि वही समायरा का परिवार गौरी के परिवार से बहुत अमीर था। लेकिन फिर भी उन दोनों की दोस्ती बहुत ही पक्की थी। मगर शायद कहीं न कहीं गौरी के पिताजी को गौरी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वो एक गरीब परिवार से थी। कुछ दिनों में समायरा का बर्थडे था और समायरा के पिताजी ने बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। समायरा ने गौरी के घर जाकर उसे भी पार्टी में आने के लिए कहा। गौरी मेरी बेस्टी, पता है पापा ने मेरे बर्थडे पर बहुत बड़ी पार्टी रखी है, तो जरूर आना, समझी? लेकिन तभी गौरी ने समायरा से कहा, यार समायरा, मैं क्या करूँगी? मैं तो तुझे फोन पर ही बर्थडे विश कर दूंगी, क्योंकि यार मेरे पास अच्छे कपड़े भी तो नहीं है और तेरे पिताजी इतनी बड़ी पार्टी कर रहे हैं। गौरी तुझे आना ही होगा, वरना मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगी। और तुझे तो पता ही है कि तू मेरे बचपन की सहेली है। और तू ही बता, आज तक हम दोनों ने एक दूसरे के बिना कभी भी कोई पार्टी की है? और हाँ गौरी, ये ले, मुझे पता था कि तेरे पास नए कपड़े नहीं होंगे, इसलिए मैंने हम दोनों के कपड़े बिल्कुल एक जैसे ही लिए हैं। और यार तू मना मत करना प्लीज। तूने मेरे और अपने लिए एक जैसे कपड़े तो ले लिए, मगर कहीं तेरे पिताजी हम दोनों से नाराज ना हो जाएं। अरे नहीं गौरी, पिताजी कुछ भी नहीं कहेंगे, बस तू आ जाना। और हाँ, तेरे पिताजी कल घर जल्दी आ जाएं, तो उन्हें भी मेरे जन्मदिन पर लेती आना। अच्छा तो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। उसे ड्रेस देकर समायरा गौरी के घर से चली जाती है और फिर अगले दिन गौरी समायरा की दी हुई ड्रेस पहन लेती है और अच्छे से तैयार होकर समायरा की बताई हुई जगह पर उसकी जन्मदिन की पार्टी में पहुंच जाती है। पर जैसे ही गौरी पार्टी में पहुंचकर समायरा के पिताजी को नमस्ते कहती है, वैसे ही समायरा के पिताजी अपना मुंह फेर लेते हैं और मुंह बनाकर वहां से दूसरी तरफ चले जाते हैं। इस बात पर गौरी को बहुत बुरा लगा। पिताजी को ऐसा करते हुए समायरा ने भी देख लिया था। तभी समायरा अपनी सहेली गौरी का हाथ पकड़कर अपने बर्थडे केक के पास लेकर जाती है और पार्टी में मौजूद सभी लोगों से कहती है, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है गौरी, इस दुनिया में मेरी सबसे अच्छी दोस्त। ये सुनकर सभी लोग जोर जोर से ताली बजाते हैं और उसके बाद समायरा अपने माता पिता को भी वहाँ पर बुलाती है और फिर वो केक काटती है। केक काटकर समायरा अपने माता पिता को केक खिलाने के बाद अपनी सहेली गौरी को केक खिला देती है। इस बात पर समायरा के पिताजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो गौरी को अपने पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं, बेटा गौरी, क्या तुम मेरी बेटी के लिए कोई गिफ्ट नहीं लाई हो? हाँ अंकल जी, मैं गिफ्ट लाई हूँ। तो क्या तुम मुझे नहीं दिखाओगी कि तुम मेरी बेटी के लिए क्या गिफ्ट लाई हो? उसी समय गौरी अपने बैग में से एक डायरी और पेन निकालती है। उस डायरी पर गौरी और समायरा का नाम लिखा हुआ था। तभी उस डायरी और पेन को देखकर समायरा के पिता बड़ी जोर जोर से हंसने लगते हैं और हंसते हुए वो गौरी से कहते हैं, बेटा गौरी, तुम्हें पता है जो कपड़े तुमने पहने हुए हैं उसकी क्या कीमत है? लेकिन तुम्हें क्या, तुम्हें तो बस फ्री में कपड़े लेने से मतलब है। और बेटा, इंसान को अपनी हैसियत के हिसाब से ही दोस्ती करनी चाहिए। तू कहाँ झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली और मेरी बेटी से दोस्ती करेगी? इतना सुनते ही गौरी की आंखों से आंसू आने लगे और तभी उसने समायरा के पिताजी से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर देना अंकल जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे अपनी हैसियत देखकर ही दोस्ती करनी चाहिए। तो अंकल जी, शायद अब मुझे जाना चाहिए। ये सुनकर गौरी आंखों में आंसू लिए जैसे ही समायरा के पिताजी को नमस्ते कहने जाती है,
वैसे ही अचानक समायरा के पिताजी गौरी को जोर से धक्का दे देते हैं। वही भरी पार्टी में गौरी जमीन पर गिर जाती है, लेकिन तभी समायरा वहाँ पर आ जाती है और गौरी को पकड़कर उठाती है। लेकिन उसने देखा कि गौरी की आंखों में आंसू थे। तभी समायरा गौरी से पूछती है, अरे गौरी, क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? वो कुछ नहीं समायरा, मेरी आँख में कुछ चला गया था। मैं अब घर जाना चाहती हूँ। रुको, मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में घर छोड़ दूंगी। शायद तुम्हारी तबीयत खराब होगी। नहीं समायरा, तुम यहाँ पार्टी में मेहमानों का ध्यान रखो, मैं चली जाऊंगी। नहीं गौरी, मेरे लिए इस वक्त सबसे जरूरी तू है, क्योंकि तू मुझे कुछ परेशान सी लग रही है। कुछ तो बात है गौरी, जो कि तू मुझसे छुपा रही है। तभी समायरा के पिताजी वहाँ फिर से आ गए और उन्होंने गुस्से में कहा, अरे तू अभी तक यहाँ है? मैंने तुझे यहाँ से जाने के लिए कहा है ना? मगर क्यों पिताजी, ऐसा आपने क्यों कहा? समायरा, तुझे ऐसे गंदे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। पिताजी, आपको पता है ना कि ये मेरे बचपन की सहेली है और ये गरीब है तो क्या हुआ, मगर ये दिल की बहुत ही अच्छी है। और अगर आप अमीर और गरीब में इतना फर्क करती हैं, तो फिर मेरी नजरों में आप बहुत ही घटिया किस्म के आदमी हैं। इतना सुनते ही गौरी ने समायरा को एक थप्पड़ मार दिया और उससे कहा, समायरा, क्या तुझे पिताजी से बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है? मुझे खुद तुझ जैसी लड़की से दोस्ती नहीं रखनी। तुझे तो अपने पिताजी की इज्जत भी करनी नहीं आती और आज के बाद मुझसे मिलने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये कहकर गौरी अपने आंसुओं को छुपाते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी समायरा पार्टी को वहीं पर खत्म करके सभी मेहमानों को जाने के लिए कह देती है और फिर बाद में वो जब अपने माता पिता को कार में घर पर ले जा रही होती है, तभी अचानक रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन फिर कुछ ही देर में आसपास के लोग वहाँ पर आ जाते हैं और एम्बुलेंस को फोन कर देते हैं। तभी एम्बुलेंस उन तीनों को हॉस्पिटल लेकर जाती है। हॉस्पिटल में समायरा के माता पिता को तो होश आ जाता है, मगर समायरा को होश नहीं आता। तभी समायरा के पिताजी डॉक्टर से समायरा के बारे में पूछते हैं, तो डॉक्टर ने उनसे कहा, शायद आपको पता नहीं, आपकी बेटी का खून बहुत ज्यादा निकल चुका है और उसका ब्लड ग्रुप RH नल है, जो कि हमें कहीं भी नहीं मिल रहा। इसलिए आप भी अपने रिश्तेदारों से पूछ लीजिए। हमें 3 घंटे के अंदर अंदर आपकी बेटी को खून चढ़ाना होगा, वरना शायद उसका बचना मुश्किल है। इतना सुनते ही समायरा के पिताजी ने आंखों में आंसू लिए डॉक्टर से कहा, बताओ डॉक्टर, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? सर, इस वक्त आपके पैसे काम नहीं आएंगे। इस समय आप एक ऐसे इंसान की तलाश कीजिए जिसका खून आपकी बेटी से मैच करता हो। उसी समय समायरा के पिताजी अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को फोन करके पूछते हैं, मगर उन्हें RH नल ब्लड कहीं पर भी नहीं मिलता। अब समायरा के पिताजी बहुत ज्यादा डर गए थे कि अब क्या होगा और वो बहुत ही ज्यादा रो रहे थे। तभी समायरा की माँ ने अपने पति से कहा, एक बार आप गौरी को फोन करके पूछ लो, शायद वही कोई रास्ता बता दे। समायरा के पिताजी ने गौरी को फोन करके अपनी पत्नी को पकड़ा दिया। फिर गौरी ने जैसे ही फोन उठाया, वैसे ही समायरा की माँ ने रोते हुए गौरी से कहा, बेटी गौरी, तुम्हारी सहेली हॉस्पिटल में है और उसका एक्सीडेंट होने की वजह से बहुत ही ज्यादा खून बह गया और समायरा के लिए ब्लड का भी इंतजाम नहीं हो पा रहा है बेटा। आंटी जी, आप चिंता ना करें, मेरा ब्लड ग्रुप RH नल है। समायरा और मेरा खून सेम ही है, मैं बस अभी आई। फिर गौरी जल्दी से हॉस्पिटल आती है। तभी फटाफट डॉक्टर गौरी का खून निकालकर समायरा को चढ़ा देते हैं और अगले ही दिन सुबह समायरा को होश आ जाता है। तभी जैसे ही गौरी वहाँ से जाने लगती है,
वैसे ही समायरा के पिताजी आंखों में आंसू लिए गौरी के आगे हाथ जोड़कर कहते हैं, मुझे माफ कर दो बेटी, आज मेरा पैसा भी मेरे काम नहीं आया। मैं सोचता था कि सब कुछ पैसा ही होता है, मगर आज तुमने ये साबित कर दिया कि हर जगह पैसा ही काम नहीं आता। कहीं कहीं तुम्हारे जैसी अच्छी बेटी भी होनी चाहिए। आप मुझे अपनी बेटी भी कह रही हैं और बेटी के आगे हाथ जोड़कर उसे शर्मिंदा भी कर रही हैं। प्लीज अंकल जी, आप मेरे आगे हाथ मत जोड़िए। गौरी, आज से मेरी एक नहीं बल्कि दो बेटियां हैं। पिताजी, आपको दूसरी बेटी मिल गई तो आप कहीं पहली बेटी को भूल मत जाना। ये बात सुनकर सभी लोग हंसने लग जाते हैं और सभी बहुत खुश होते हैं। विलासपुर नाम के एक गाँव में ईशानी नाम की एक गरीब अनाथ लड़की रहा करती थी। जब भी कोई त्योहार आता था तो ईशानी बहुत उदास हो जाती थी, क्योंकि उसके पास त्योहार मनाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं होते थे। फिर एक दिन ईशानी की क्लास में पढ़ने वाली माया नाम की एक लड़की सभी लड़कियों को अपने जन्मदिन की पार्टी में आने के लिए कहती है, मेरे पिताजी ने मेरे जन्मदिन को खास बनाने के लिए शहर के सबसे बड़े क्लब में पार्टी रखी है। तुम सब शाम को 7 बजे मेरे घर पर तैयार होकर पहुँच जाना। मैं तुम सबको उस क्लब में लेकर जाऊंगी। ये सुनकर सभी लड़कियां खुशी से नाचने लगती हैं। ईशानी भी दूसरी लड़कियों की तरह बड़े क्लब में जाने की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। फिर शाम को सभी लड़कियां माया के घर पहुंच जाती हैं। लेकिन तभी ईशानी को देखकर रोहिणी उसे ताना मारते हुए कहती है, अरे तुझे आने के लिए किसने कहा था? उस क्लब में सिर्फ महंगे और सुंदर कपड़े पहनने वाले को ही जाने दिया जाता है। तेरे पुराने और सड़े हुए कपड़े को देखकर ही दरवाजे से तुझे धक्के मारकर भगा देंगे। ये सुनकर वहाँ खड़ी सभी लड़कियाँ ईशानी पर जोर जोर से हंसने लगती हैं। उसके बाद सभी लड़कियाँ माया के साथ क्लब में चली जाती है। बेचारी ईशानी उदास होकर अपने घर पर वापस लौट जाती है। इस तरह हर कोई ईशानी की गरीबी का मजाक उड़ाता था। फिर एक रात ईशानी अपने घर पर पढ़ाई कर रही थी कि तभी वहाँ अचानक से एक घायल परी आ जाती है। सुनो लड़की, मैं परी देश की रहने वाली परी हूँ। मैं अपनी सहेलियों के साथ आज पृथ्वी पर पिकनिक मनाने आई थी, लेकिन तभी परियों का शिकार करने वाली डायना जादूगरनी ने हम पर हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर मैं वहाँ से भागी हूँ। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन आप मुझसे क्या चाहती हो? देखो, वो जादूगरनी किसी भी वक्त यहाँ आ सकती है। तुम मुझे जल्दी से अपने घर में कहीं छुपा दो ना। उसके बाद ईशानी परी को अपने घर के पीछे वाले कमरे में बने तय खाने के अंदर छुपा देती है। तभी वहाँ पर डायना जादूगरनी पहुँच जाती है। मैं एक परी का पीछा कर रही हूँ। क्या तुमने यहाँ किसी परी को देखा है? देखो, मुझसे झूठ बोलने की बिल्कुल कोशिश मत करना। मैं बहुत ही बेरहम और दुष्ट जादूगरनी हूँ। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो, समझी लड़की? अरे आप किस परी की बात कर रही हैं जादूगरनी जी? मैंने तो आज तक जिंदगी में कभी भी कोई परी नहीं देखी। क्या सच में परियां होती हैं? बोलो ना जादूगरनी जी। देखो, तुम्हारी ये फालतू की बातें सुनने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। चल निकल यहाँ से। इतना कहकर डायना जादूगरनी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही ईशानी परी को तहखाने से बाहर निकाल लेती है और वो दोनों घर में बैठे बातें कर रही होती हैं। तभी थोड़ी ही देर के बाद परी की दूसरी सहेलियां भी उसे ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच जाती हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ईशानी, तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो। इस वक्त मुझे जाना होगा, लेकिन मैं बहुत जल्द तुमसे मिलने वापस आऊंगी। इतना कहकर वो परी अपनी सहेलियों के साथ वहाँ से गायब हो जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन ईशानी अपनी पड़ोस की सहेली के साथ, सुनो ईशानी, आज तुम्हारा बर्थडे है ना? क्या तुम मुझे केक नहीं खिलाओगी? तुम तो जानती हो कि मैं भी तुम्हारी तरह गरीब हूँ। मेरे पास केक खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है। अरे कोई बात नहीं, मैं तो यूं ही मजाक कर रही थी। तो परेशान क्यों हो रही है?
तभी वहाँ पर वही परी प्रकट हो जाती है। अरे परी जी, अचानक आप यहाँ पर कैसे आ गईं? मैंने अपनी जादुई शक्ति से तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लगा लिया था। आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसीलिए मैं तुम्हारा जन्मदिन मनाने आई हूँ। उसके बाद परी अपनी जादुई छड़ी से ईशानी के कपड़ों को एक सुंदर से कपड़े में बदल देती है और साथ ही उसके घर को भी एक बड़ा और शानदार घर बना देती है। तभी परी वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा केक प्रकट कर देती है। ये एक जादुई केक है, इसे खाते ही तुम अपने आप हवा में उड़ने लगोगी और ये केक कभी भी खत्म नहीं होगा और तुम इससे अपने लिए कुछ भी मांग सकती हो। आज हम तुम्हारा बर्थडे यहाँ के सब गरीब लोगों के साथ मिलजुल कर मनाएंगे। उसके बाद ईशानी अपने आसपास के सभी लोगों को वहाँ पर इकट्ठा कर लेती है। फिर ईशानी केक काटती है और सभी लोग ईशानी के जन्मदिन की पार्टी मनाने लगते हैं। मेरे जन्मदिन को इतना खास बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। शुक्रिया की कोई बात नहीं है, तुम जैसी अच्छी लड़की की मदद करने में मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। अब मैं हर साल इसी तरह तुम्हारा बर्थडे मनाने आया करूँगी। इस तरह ईशानी और परी की दोस्ती हो जाती है। उस दिन के बाद से ईशानी की जिंदगी में कभी भी कोई परेशानी नहीं आती और वो हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है। ऐश्वर्या एक गरीब औरत थी। वो अपने बेटे आयुष और पति विजय के साथ रहती थी। उसका पति विजय दूसरों के घर पर मजदूरी किया करता था, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे। एक दिन विजय का बेटा आयुष उससे कुछ कहता है, पापा पापा मुझे कुछ नए कपड़े चाहिए क्योंकि मेरे सारे कपड़े फटे और पुराने हैं। मैं कब तक ऐसे ही कपड़े पहनते रहूँगा? बेटा, तुम्हें तो पता है ना कि हम कितने गरीब हैं। हमें तो ये भी नहीं पता कि हमें कल रोटी खाने को भी मिलेगी या नहीं। कपड़े तो दूर की बात है, तुझे मैं कैसे नए कपड़े ला कर दूं बेटा? पर पापा, मेरे सभी दोस्त तो बहुत अमीर हैं, पर हम इतने गरीब क्यों हैं? बेटा, हम गरीब भले ही हैं, पर हम ईमानदारी के पैसे खाते हैं। हम बेईमानी का नहीं खाते हैं। देखना, किसी न किसी दिन हमारी मेहनत का फल हमें जरूर मिलेगा। हाँ मेरे बच्चे, जब हम अमीर होंगे तब मैं तेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आऊंगी। आयुष अपने माता पिता की बातें सुनकर वहाँ से चला जाता है। एक दिन ऐश्वर्या की सहेली उसके घर पर आती है। अरे यार ऐश्वर्या, आजकल तू बहुत कम दिखाई दे रही है। अरे ये क्या यार, तू अभी भी गरीब की गरीब ही है। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि तुम गरीब लोग रह कैसे लेते हो। मुझे तो गरीबी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वैसे मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मैंने कल ही एक नई गाड़ी ली है जो कि पूरे 8 लाख रुपए की है। क्या 8 लाख की गाड़ी? मुझे तो ये भी नहीं पता कि 8 लाख रुपए होते कितने हैं। तुम्हारे पास इतना सारा पैसा आता कहाँ से है? अब क्या बताऊँ, तुझे तो पता ही है कि मेरे पति की सरकारी नौकरी है। वो लोगों से रिश्वत लेकर खूब सारा पैसा कमाते हैं। अगर तू बोल तो तेरे पति की नौकरी भी अपने यहाँ लगवा दूँ। नहीं पारो, तू रहने दे। मेरे पति अपनी मेहनत और ईमानदारी से जितने भी पैसे कमाते हैं वो हमारे हक के पैसे हैं। हमें रिश्वत वाली नौकरी नहीं चाहिए। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। वैसे भी मैं तो तेरी भलाई के लिए ही बोल रही थी। अब तू कर या ना कर, इसमें मेरा क्या। पर एक बात मैं तुझे बता देती हूँ, आजकल ईमानदारी से कुछ नहीं होता। जब तक हम रिश्वत नहीं लेते तब तक हम अमीर नहीं हो पाएंगे, समझी? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। भगवान मेहनत करने वाले लोगों को भी अमीर बना देते हैं। माना कि हम अभी अमीर नहीं हैं, पर देखना एक न एक दिन हम अमीर जरूर होंगे। अबे चल, ऐसा कुछ नहीं होता। वैसे भी तेरे नसीब में गरीबी में ही रहना लिखा है। तू आज भी गरीब है और आगे भी गरीब की गरीब ही रहेगी। चल, मैं अभी चलती हूँ। इस तरह उसकी सहेली उसका बहुत मजाक उड़ाती थी। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन
आयुष अपनी माँ से कहता है, माँ बहुत भूख लगी है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, कुछ खाने को दे दो ना माँ। बेटा, घर में राशन खत्म हो गया है, ऊपर से तुम्हारे पापा को कुछ दिनों से कोई काम भी नहीं मिल रहा, इसीलिए राशन नहीं आ पाया। पर माँ, कल भी तो हम भूखे ही सोए थे और आज भी हमें भूखा ही सोना पड़ेगा क्या? बेटा, अब हम कर भी क्या सकते हैं? हम इतने ज्यादा गरीब हैं कि हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं है और ऊपर से तुम्हारे पापा को भी कोई काम नहीं मिल रहा है। बेटा, आज भी हमें बिना खाए पिए सोना पड़ेगा। फिर क्या, उस दिन पूरे परिवार में से कोई भी कुछ भी नहीं खाता और सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन भगवान आखिरकार ऐश्वर्या की सुन ही लेते हैं, क्योंकि एक दिन विजय को एक बहुत बड़े जमींदार के यहाँ काम मिल जाता है। वहाँ पर विजय काफी मेहनत करके काम करता है, जिसे देखकर उसका सेठ खुश हो जाता है और कहता है, अरे वाह विजय, क्या मस्त काम करते हो तुम, कितने मेहनती हो। मैं तुम्हारे इस काम से काफी ज्यादा खुश हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ उपहार दे रहा हूँ। ये लो, पूरे 50 लाख रुपए। ये मैं तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी के चलते तुम्हें उपहार में दे रहा हूँ। इससे तुम अपना घर बनवा लेना और बाकी बचे पैसे का राशन भी ले लेना। क्या 50 लाख रुपए? धन्यवाद सेठ जी, मैं आपका आभारी हूँ। मैं आपका धन्यवाद शब्दों में नहीं कर सकता। मैं आपका आभारी जिंदगी भर रहूँगा। फिर क्या, विजय अपने घर वापस आ जाता है और घर आकर वो एक नई कार खरीदता है, जिसे देखकर उसके फैमिली मेंबर्स काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं, अरे वाह पापा, इतनी अच्छी कार, ऐसी कार तो मैंने आज तक नहीं देखी। हाँ जी, सच में मैंने भी इतनी सुंदर और बड़ी कार अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। चलो आज हम सब लोग इस कार में घूमने चलते हैं और वहाँ खूब मस्ती करेंगे। फिर विजय और उसका परिवार कार में बैठकर घूमने के लिए चले जाते हैं। रास्ते में जाते समय वहाँ पर ऐश्वर्या की सहेली ऐश्वर्या से मिलती है। तभी ऐश्वर्या अपनी सहेली से कहती है, देख पारो, हमने भी तुम्हारे जैसी एक नई कार ली है। अब हम भी अमीर हो चुके हैं। अब हम अपनी कार में खूब शान से घूमेंगे। पर ये क्या, तेरी कार कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही है? वो क्या है ना ऐश्वर्या, हमने अपनी कार बेच दी। क्या, तुमने अपनी कार बेच दी? पर क्यों? तुम्हारे पास तो इतना ज्यादा पैसा है, फिर तुम्हें कार बेचने की क्या जरूरत पड़ी? मुझे माफ कर दो ऐश्वर्या, मैंने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया था। वो क्या है ना कि पुलिस ने मेरे पति को रिश्वत लेने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया था। साथ ही साथ घर, कार और सारे पैसे भी जब्त कर लिए हैं। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम भी अब गरीब हो चुके हैं। मैंने किसी तरह से अपने पति को जेल से छुड़ाया है। पर अब हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। क्या तुम हमारी कुछ मदद कर सकती हो? हाँ पारो, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। मैं तुम्हें अपने घर में रखूंगी और हम सब लोग साथ में रहेंगे, तो बिल्कुल भी चिंता मत कर। फिर क्या, ऐश्वर्या और उसकी सहेली पारो काफी अच्छी दोस्त बन जाती हैं और वो अमीरी गरीबी अब नहीं देखती, क्योंकि उनका दिल अब एक हो चुका था। इस तरह से पूरी फैमिली एक साथ अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजारने लगती है। मोहन नाम का एक कारपेंटर अपनी पत्नी श्वेता और बेटा रोहित के साथ रहता था। वो दिन रात मेहनत करता और अपने परिवार का पेट भरता था। मोहन बहुत ही सुंदर सुंदर और अलग अलग तरीके के दरवाजे, खिड़कियाँ और कुर्सियाँ बनाता था। सब लोगों को उसकी बनाई हुई चीजें बहुत पसंद आती थी। मोहन का बेटा भी अपने पापा की तरह कारपेंटर बनना चाहता था, लेकिन मोहन रोहित को तो पढ़ा लिखा कर एक अच्छा आदमी बनाना चाहता था। एक दिन रोहित अपनी माँ से कहता है,
माँ, कल से मैं भी काम करने अपने पिताजी के साथ जाऊंगा। मुझे स्कूल में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये क्या बात कर रहे हो बेटा? तुम्हारे पिताजी तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं और तुम हो जो उन्हीं की तरह बनना चाहते हो। तुम्हें पता भी है तुम्हारे पापा कितना काम करते हैं, तब जाकर हमें कुछ खाने को मिलता है। अपनी माँ की बातें सुनकर रोहित को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो रोने लगता है। तभी काम खत्म करके मोहन घर आ जाता है तो रोहित को रोते हुए देख मोहन रोहित से कहता है, क्या हुआ रोहित, क्यों रो रहे हो? क्या तुमने उसे कुछ कहा है? श्वेता रोहित की बताई हुई सारी बातें मोहन को बताती है। तब मोहन रोहित से कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, कल से तुम मेरे साथ काम पर आ जाना। अब हम पहले खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद हम दोनों बाहर घूमने जाएंगे। तभी श्वेता खाने के लिए रोटी और चटनी लाती है। उसे देखकर रोहित श्वेता से कहता है, मैं ये रोटी चटनी नहीं खाऊंगा, मुझे चटनी रोटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खाना है तो खाओ, नहीं तो रहने दो, भूखे पेट ही रह जाओ। घर में कोई सब्जी है ही नहीं तो मैं क्या खाना पकाऊंगी? तुम्हारे पापा की इतनी कमाई तो है नहीं कि हम हर रोज कुछ न कुछ अलग अलग बनाकर खाएं। रोहित अपनी माँ की बातें सुनकर चुपचाप से खाना खा लेता है। फिर मोहन रोहित को साइकिल पर बिठाकर जहाँ बड़े बड़े लोगों के बंगले थे वो दिखाने के लिए लेकर जाता है। उसी वक्त उनके सामने एक गाड़ी आकर रुक जाती है। मोहन और रोहित गाड़ी की तरफ देखते हैं। गाड़ी के अंदर से एक आदमी उतरकर मोहन के पास आता है और कहता है, मोहन, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ, अरविंद। अरे पापा के ट्रांसफर की वजह से हम लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए थे, इसीलिए हमारा मिलना नहीं हुआ था। हम बचपन में साथ खेलते थे, क्या तुम सब भूल गए? अरे चलो हमारे साथ हमारे घर में चलो। उसी वक्त अरविंद का बेटा प्रियंक गाड़ी से उतरकर नीचे आता है और अरविंद के पास जाकर अरविंद से कहता है, डैड, ये अंकल कौन है? मैंने तो इन्हें कभी नहीं देखा। अरे बेटा, ये मेरे बचपन के दोस्त हैं और ये उनका बेटा है। मोहन, ये मेरा बेटा प्रियंक है। चलो अब मेरे साथ घर चलो। अरे अरविंद, आज नहीं, फिर कभी आऊँगा। अरे बिल्कुल नहीं, यही तो रहा मेरा घर, चलो अंदर। मोहन कुछ भी नहीं बोल पाता और वो अरविंद के घर के अंदर चले जाते हैं। अरविंद का घर इतना बड़ा और सुंदर था कि मोहन और रोहित घर को बस देखते ही रह जाते हैं। तभी वहाँ पर अरविंद का नौकर आता है। हरी, मोहन के लिए चाय और रोहित के लिए जूस लेकर आओ। उसके बाद नौकर चाय और जूस लेकर आता है और मोहन को चाय और रोहित को जूस देकर वहाँ से चला जाता है। उसी वक्त प्रियंक अरविंद से कहता है, डैडी, आज पढ़ाई करवाने की बारी आपकी है। आप मुझे ये मैथ का प्रॉब्लम प्लीज सॉल्व करवा दीजिए ना। अरविंद मोहन और रोहित को लेकर प्रियंक के कमरे में लेकर जाता है। प्रियंक का कमरा बहुत ही बड़ा था। जितना मोहन का घर था उतना बड़ा प्रियंक का कमरा था, जहाँ पर बड़े बड़े खिलौने, नई नई किताबें, लैपटॉप्स और कंप्यूटर रखे हुए थे, जो देखकर रोहित चौंक जाता है। प्रियंक अपना लैपटॉप स्टार्ट करता है। डैड, मुझे लैपटॉप पर ही मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करके बताओ। ठीक है बेटे, मैं तुम्हें अभी सॉल्व करके दिखाता हूँ। रोहित बेटा, तुम भी आओ। रोहित प्रियंक के लैपटॉप को देखता है तो देखता ही रह जाता है। उसे लैपटॉप देखकर बहुत खुशी होती है। थोड़ी ही देर में मोहन और रोहित अपने घर लौट जाते हैं। घर जाते जाते रोहित मोहन से, पापा, मुझे भी प्रियंक जैसा ही लैपटॉप चाहिए। बेटे, हमारी लैपटॉप खरीदने की हैसियत नहीं है। हम 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से खाते हैं, तो मैं तुम्हें नया लैपटॉप कहाँ से लाकर दूँ? रुको बेटा, मैं अभी आता हूँ। मोहन पास की ही दुकान में जाता है और दुकान से पुराने एक साइड से प्लेन कुछ पेपर इकट्ठा करके लाकर उसे दे देता है। पिताजी, ये तो पेपर है, मैं इसका क्या करूँ? बेटा, तुम इसके ऊपर अपनी पढ़ाई कर सकते हो। हमारे पास तो कोई लैपटॉप नहीं है,
लेकिन अगर तुम चाहो तो इसके ऊपर लिखकर पढ़ाई कर सकते हो। यही तुम्हारा लैपटॉप होगा। अपने पिताजी की बात सुनकर रोहित बहुत दुखी हो जाता है। अब वो मन में ठान लेता है और मन ही मन सोचता है, अब मैं बहुत पढ़ाई करूँगा और एक बड़ा आदमी बनूंगा। अब घर जाकर वो दोनों सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह उठकर मोहन रोहित से कहता है, रोहित उठो, चलो तुम आज मेरे साथ काम पर आना चाहते थे ना, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। नहीं पापा, मैंने सोच लिया है कि मैं भी अरविंद अंकल जैसा बड़ा आदमी बनूंगा और मेरे साथ साथ आपके सारे सपने पूरे करूंगा। उसके बाद रोहित अपनी पढ़ाई जी जान लगाकर करता है। अच्छी पढ़ाई के कारण स्कूल में रोहित को स्कॉलरशिप भी मिलती है। स्कॉलरशिप मिलते ही रोहित बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और घर आकर रोहित अपने पापा से कहता है, पापा देखो, मुझे स्कूल से स्कॉलरशिप मिली है। अब मैं इस स्कॉलरशिप से कंप्यूटर खरीदूंगा। रोहित की मेहनत देख मोहन और भी ज्यादा मेहनत करता है और उसे एक पुराना कंप्यूटर खरीदकर दिलवाता है। अब रोहित को समझ में आ चुका था कि पढ़ाई का उसके जीवन में क्या स्थान है। उसके मन लगाकर की जाने वाली पढ़ाई देख उसके माँ पिताजी भी अब बहुत खुश थे और कुछ सालों बाद रोहित पढ़ाई करके एक अच्छा और बड़ा आदमी बन जाता है। अब उसके पास बड़ा घर, गाड़ियाँ और सब कुछ था। फिर वो अपने सपनों के साथ साथ अपनी माँ और पिताजी के सपनों को भी पूरा करता है। चलिए कहते हैं, जिसने की पढ़ाई उसने अपने साथ साथ अपने घर वालों की भी जिंदगी बनाई और जिसने ना की पढ़ाई उसने दूसरों की भैंस चराई।